प्रश्न, राष्ट्रवाद के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। उत्तर, मार्क्सवादी विचारक उपनिवेशवाद को एक बुराई के रूप में देखते हैं। मार्क्सवादी स्कूल ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या वर्गीय चरित्र के आधार पर की। मार्क्स ने एक लेखमाला में यह स्पष्ट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार भारत पर कब्जा किया वह पहले के आक्रमणों से अलग था। मार्क्स का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले जितने आक्रमणकारी आए वे यहां आकर भारतीय संस्कृति में रच बस गए, लेकिन ब्रिटिश विजय का अन्य पहलू यह था कि भारत पर इसका सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। जहां एक ओर ब्रिटिश राज ने भारतीय ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत में पूंजीवादी व्यवस्था की नींव रखने वाला ब्रिटिश राज ही था, जो कि मार्क्स के अनुसार एक शातिशील कदम था, परंतु ब्रिटिश राज भारतीय जनता के दर्द को समझ नहीं सका। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पामदत्त, A.R. देसाई, सुमित सरकार और विपिन चंद्रा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण किया है। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि भारत की गरीबी के लिए उपनिवेशवाद जिम्मेदार है। दत्त ने भारत में साम्राज्यवादी शासन को 3 चरणों में विभाजित किया। पहला चरण व्यापारिक पूंजी का है, जिसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद का है, जिसने भारत का सामाजिक और आर्थिक शोषण किया। तीसरा चरण है विनिमय पूंजीवाद का था, जबकि कंपनी के द्वारा उद्योगों पर एकाधिकार किया गया। इस चरण में एकाधिकारी नियंत्रण के द्वारा भारतीय धन की लूट मचाई गई। जहां भारत एक सूती कपड़ों के निर्यातक की अवस्था से केवल कपास के आयातक के रूप में बदल गया। इस प्रकार तीनों ही चरणों में भारतीय आर्थिक व्यवस्था का शोषण और लूट अलग अलग प्रकार से किया गया। ब्रिटिश राज का भारत में केवल एक ही उद्देश्य था, धन और संसाधन का ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लूट। A.R. देसाई ने अपनी पुस्तक सोशल बैकग्राउंड टू इंडियन नेशनलिज्म में यह स्पष्ट किया है कि भारत में जितने भी धर्म सुधार आंदोलन हुए, उनसे जागरण हुआ जो भारत की राष्ट्रवादी चेतना का ही परिणाम था। देसाई का मानना है कि ब्रिटिश शासन के कारण राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। देसाई भारतीय राष्ट्रवाद को 5 चरणों में विभाजित करते हैं। पहली अवस्था 1857 से 1885 तक है, जबकि भारत में आधुनिक शिक्षा के कारण एक बुद्धिजीवी वर्ग का जन्म हुआ। इसी दौरान सुधार आंदोलन आया जो भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बना। दूसरी अवस्था 1885 से 1905 तक थी, जबकि आम जनता के असंतोष के कारण कांग्रेस का गठन हुआ। यह उदार राष्ट्रीयता की अवस्था थी। इस समय बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं से उपनिवेशी भारत जूझ रहा था। उपराष्ट्रवादियों को यह समझ आ चुका था कि उनको सभी समस्याओं का और आर्थिक शोषण का कारण ब्रिटिश शासन है। तीसरा चरण 1905 से 1918 तक था, जबकि राष्ट्रवादी आंदोलन को उग्र राष्ट्रवाद ने आगे बढ़ाया। जहां एक और सरकार का दमन बढ़ रहा था, वहीं उग्र राष्ट्रवादियों की गतिविधियां भी तेज होने लगी। यह समय युवा वर्ग के उत्थान का था। चौथा चरण 1918 से 1934 तक का था, जो गांधी युग था। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय आंदोलन को निर्दयता से दबाने की कोशिश की। आंदोलन जनांदोलन का रूप ले चुका था। किसानों व मजदूरों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। राष्ट्रवादी आंदोलन में पूंजीपतियों की सहभागिता बढ़ती जा रही थी। समाजवादी व साम्यवादी आंदोलन की नींव भी भारत में पड़ चुकी थी। पांचवां चरण 1934 से 1939 तक था, जबकि साम्यवादी दलों ने छात्रों, किसानों, मजदूरों में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया था। वर्ग चेतना पर आधारित आंदोलन का विकास होता गया। देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद का विकास इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नेतृत्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता व न्याय की मांग करने लगा था। धीरे धीरे किसानों, श्रमिकों, महिलाओं व समाज के शोषित वर्गों में जागरूकता बढ़ने लगी। राष्ट्रवाद के लिए यह आवश्यक हो चला था कि एक बराबरी का समाज स्थापित किया जाए जहां किसी भी वर्ग का शोषण संभव ना हो सके। मार्क्सवादी लेखक यह मानते हैं कि भारत का उद्धार तभी संभव है जब श्रमिकों व कृषकों का उद्धार होगा। भारत की आजादी तभी सफल मानी जाएगी जब सर्वहारा वर्ग को समाज में बराबरी का हिस्सा प्राप्त होगा। प्रस्तुति समापन आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.